हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम जो है अपना स्टेट जो अभी वैकेंसीज आई हैं उनके लिए हम एक महासंग्राम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको क्या करवाएंगे कि मैथ का पूरा डिटेल मैथ आएगा आपका 70 मार्क्स का। मैथ जो है वो 70 मार्क्स का रहता है, ठीक है गाइज। तो आपका 60 का तो रहेगा सिलेबस और 10 का जो है आपका अब वो आपका आता है कॉमन, ठीक है। तो आई थिंक जो है आपका पासिंग और जैसे आप स्क्रीनिंग की तैयारी करते हैं तो स्क्रीनिंग और इसमें एस्टेट मैथ में या पीआरटी में तो वो सबसे बेस्ट रहता है कि आपको इसी में 70 मार्क्स की जो ग्रेडेशन, अब जैसे मैथ और हिंदी है वो आपके नॉर्मल लेवल के आते हैं तो लगभग स्टूडेंट इसी में पास कर लेता है अपना जो भी उसको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आज से हम जो मैं प्रीवियस ईयर जो है 2022 के कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, यदि मान लीजिए ऑनलाइन कोचिंग लेना है, आप आ नहीं सकते, तो आप मेरे को 9813200143 पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है ताकि मैं आपको बता दूंगा कि क्या उसका वे रहेगा, ठीक है। यदि आपको ऑफलाइन कोचिंग लेना है तो ये हमारा एक चाणक्य है, एक चाणक्य विद्यापीठ के नाम से हमारा कोचिंग सेंटर है हिसार में। आप वहाँ पे आकर अपना ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं, जिसमें हम आपको सारा स्टेट का, और ये हमारा गारंटेड बैच रहेगा, ठीक है गाइज। तो बिना विलम्ब के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा ये है कि इसके अंदर क्या रहेगा। इसके अंदर हमारा क्या रहेगा कि आपको पढ़ना कैसे है, 70 में से 70 मार्क्स कैसे लेने हैं, तो वो हमारा तरीका रहेगा। अब मैं आपको 2022 में जो प्रीवियस में आया तो उसके क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है गाइज। ठीक है गाइज, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन ये हमारे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ पहले 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो बीएड कॉमन में यानी लेवल सेकंड में कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन आए थे वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है 150 विद्यार्थियों द्वारा औसत प्राप्त अंक 35 है, यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत जो पास है उनका है 39 और जो फेल हैं उनका है 15, ठीक है। तो हमें परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। तो इसमें बहुत सारे आपके वे रहेंगे। सबसे पहला वे रहता है नंबर 1 कि यदि हमें जो पास है, पास को हमने P मान लिया और फेल की संख्या हमने क्या मान ली, F। जिस तरह से आप बेसिक करते हैं उस तरीके से, ठीक है भाई। अब पास और फेल की जो संख्या होगी वो दे रखी है उन्होंने 150। तो हमने पास, और जब भी आप समीकरण बनाएंगे कि कैसे बनाना है तो वो मेन है, ठीक है भाई। और पास का जो एवरेज है वो है 39, पास का जो एवरेज है 39। मान लो एक ही बच्चा होता, 2 बच्चे होते तो 2 बच्चों को हम 39 से मल्टीप्लाई करते हैं उनका टोटल निकालने के लिए। तो यहाँ पे 39 P कर दिया हमने, ठीक है भाई। फिर आता है कि जो फेल हैं उनका जो एवरेज है वो है 15, तो हम यहाँ पे करेंगे 15F, ठीक है। ये पास से फेल का सबका क्या आ गया, हमारा टोटल आ गया। और ये पूरी क्लास का टोटल क्या है, 35 इंटू 150। तो गाइज ये बना हमारा लीनियर इक्वेशन से, यानी हम लीनियर इक्वेशन से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें इस पे इजी कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या लगाना है, इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक बार, जो सबका एवरेज है वो था 35, सबका एवरेज कितना था 35, सबका एवरेज 35 है, और जो पास है उनका एवरेज है 39, और जो फेल हैं उनका एवरेज है 15, ठीक है भाई।
तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे गाइज, यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आपका आएगा 4, तो 20:4 का जो होगा आपका वो हो जाएगा 5:1। अब ये क्या है, 5:1 जो है ना, पास से फेल का स्ट्रेंथ है, पास से फेल का। तो हम क्या करेंगे, टोटल है 150, 150 को हम 6 में डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 25, 25 5 जा 125 एंड 25। तो आपको जो है परीक्षा में जो है ना कैलकुलेशन से बचना है और कितना स्मार्ट तरीका हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो वो ये आपने देखना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो होता है फिनिश। क्लियर है गाइस? तो इस तरह हम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास तरीका है, और जब भी क्वेश्चन आपको आए तो उसका भी हमारे पास वे क्या है, अगर मान लो आपको किसी तरह ये क्वेश्चन नहीं आता तो ऑप्शन से किस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे 150 × 35, ठीक है, तो यहाँ पे इनका एडिशन आ जाएगा जो भी आएगा, और फिर हम बच्चे से जैसे 120 हमसे पूछ रखा है पास का, तो पास वाले 120 मान लिए, इनटू में क्या हो जाएगा 30, और प्लस मान लो 120 बच्चे हमने माने पास वाले, तो फेल वाले कितने मानने पड़ेंगे 30, और इनका एवरेज 15। अब जो इनका टोटल होगा वो किसके टोटल से मैच होना चाहिए, इनके टोटल से मैच होना चाहिए, भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो मैं आपको वेरीफाई करवा ही देता हूँ। क्या है वेरिफिकेशन, कि मान लीजिए हमारा 125 आंसर था, तो 125 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 39 से, ठीक है भाई, तो 40 से गुणा कर लेते हैं तो 5000, और एक बार ये 125 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 4875, तो इनका टोटल हो गया। और हमारा जैसे 25 स्टूडेंट हम मानेंगे 15 के अकॉर्डिंग जो फेल वाले हैं, भाई ये जैसे टोटल 150 होना चाहिए ना, तो 15 पंजे 75, 15 375, तो 375 ये हो गया, तो ये हो गया 5250। अगर 5250 हमारा सबका टोटल आएगा, जैसे हमने 150 विद्यार्थी लेने हैं और इनका है 35, ठीक है भाई, 0 5 5250, तो ये भी एक तरीका है भाई। किसी भी तरीके से कोई भी आपको जो है कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि कितने तरीके से हम जब भी हम क्लास करेंगे तो कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मैथ है जैसे, इसमें जीके वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट से और बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आपका एक ही क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चनों से जुड़ा होता है, तो मैंने आपको बहुत 3 से 4 तरीके सिखाए जिससे आप क्वेश्चन में अपना मूड के अनुसार जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा a की पावर x a की पावर x इज इक्वल टू b, और b का पावर y इज इक्वल टू c, एंड c का पावर z इज इक्वल टू a। क्लियर है भाई? तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो नियम यहाँ पे ये कहता है कि आपको इनको इक्वल कैसे करोगे, जी गाइज। तो उसमें हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था a की पावर
ए की पावर x इज इक्वल टू बी, बी की पावर y इज इक्वल टू सी, एंड c की पावर z इज इक्वल टू a। ठीक है, तो हमें पूछा उसने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मेरे को b का पावर y चाहिए तो मैं दोनों तरफ y से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी a की पावर x y हो जाएगा और इधर क्या होगा, b की पावर y हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब मेरे को पता है कि b की पावर y की जगह क्या गिवन है, c गिवन है, तो a की पावर x y और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, c। अब मेरे को पता है कि c की पावर z इज इक्वल टू जो है a है, तो मैं दोनों तरफ z से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी z की पावर कर देंगे, तो a की पावर x y z, a की पावर हो गई इज इक्वल टू c की पावर z। अब c की पावर z को किसके इक्वल दे रखा है, a के इक्वल दे रखा है, तो a की पावर x y z इज इक्वल टू आ जाएगा a आ जाएगा। तो यहाँ पे जब बेस इक्वल होता है पावर इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, तो आंसर आएगा x y z इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है भाई गाइस। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन जो है, क्या क्वेश्चन था कि हमें x y z का वैल्यू मालूम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करिए जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूरी पूरी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूरी पूरी क्या हो, डिवाइड हो जाए। और अब इसमें क्या है कि कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करता है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बोल रखा है, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बोल रखा है आपको। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले वर्क है, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके जल्दी की वजह से गलत हो जाते हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप है ना जल्दी मत करना, पूरा आराम से क्वेश्चन पढ़िए आप। 4, 5, 6, 15, 18 से भाग होने वाली संख्या। तो भाई अपना जो है, जब आप मेरे से एलसीएम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना होता है। अब जैसे जो है ना 5 जो है ना वो 15 से कट हो जाएगा, क्योंकि 5 और 15 का एलसीएम जो आएगा 15। अब 6 और 18 में क्या कैंसिल हो जाएगा, 6। अब 15 और 18 का एलसीएम क्या आएगा, 90। ठीक है भाई, 15 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो 90। कैसे निकाल सकते हैं, 15 कम 15, 15 टू 30, 45, 60, जहाँ पे दूसरी संख्या भाग हो जाती है वही एलसीएम हो जाता है। अब 4 और 90 का क्या होगा, अब जैसे 4 इसको पूरा पूरा भाग नहीं कर रहा, तो इसे डबल हम करेंगे 180। ठीक है, और जैसे 180 आएगा तो भाग हो जाएगा। अब मेरा एलसीएम 180 आया, इनसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 180 है, जो इनसे पूरी पूरी क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। अब इनमें 180 से भाग होने वाली एकमात्र संख्या, जैसे ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सॉरी। ठीक है, तो 180 से डिवाइड होने वाला एकमात्र नंबर क्या है, 900 है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर कैसे जान सकते हैं हम, जैसे 180 है, 180 में आपको क्या दिखेगा, इसके फैक्टर बना सकते हो, जैसे 9 ले लीजिए, फिर ले लीजिए 20। अब 20 के क्या बनाओगे, 9 तो परफेक्ट स्क्वायर हो ही गया, 20 में परफेक्ट स्क्वायर आपको क्या नजर आएगा, 4, और 20 के फिर टुकड़े क्या बनेंगे, 5। अब इस 5 का हमें क्या चाहिए, जैसे ये तो कंप्लीट हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ, तो वो खुद ही नंबर होता है, तो हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, वैसे भी कॉमन के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। जैसे √5 है, √5 की पावर -5/2 इंटू √5, और इसकी पावर क्या है, -3/2। तो इस केस में जब भी हमारे इंडाइसिस होते हैं, व्हेन बेस आर इक्वल पावर विल बी एडेड। तो √5 की जो है, अब इनको ऐड करेंगे तो -5/2 प्लस -3/2
2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा आपका, -8 ऊपर आएगा -4, तो इसकी पावर जो हो जाएगी -4 हो जाएगी। अब जो स्क्वायर रूट है इसको बोल सकते हैं हम 5 की पावर 1/2 और उसकी पावर -4, तो ये 5 की पावर का आंसर आएगा -2। नीचे आकर क्या हो जाएगी प्लस की 1 की पावर 5, तो आंसर क्या आएगा 1/25, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, हमने क्या किया, केवल एक जैसे हमारी नॉलेज जांच रहा है कि पावर जो बेस जब इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। नेक्स्ट है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट इसके साथ करवा देता हूँ। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का कराता हूँ। मान लो कोई धन 6 वर्ष में, सिंपल इंटरेस्ट की बात है, 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए 8 गुना कितने साल में होगा। मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है भाई। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसके लिए, जैसे डबल होता है भैया सर 6 साल में, कितने डबल कितने साल में हो रहा है, 6 साल में, तो हमसे पूछ रहा है 8 गुना। भाई जितने गुना भी वो पूछ रहा है इसमें से एक घटाकर गुना करनी होती है, जैसे 8 में से 1 गया 7, तो आंसर आ जाएगा भाई 42। क्लियर है, तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए डबल होता है 6 साल में और उसने पूछ लिया हमसे 20 गुना कितने साल में होगा। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, जब भी डबल की वैल्यू गिवन होगी और जितने भी टाइम हमसे पूछता है तो उसमें से एक घटाकर गुणा करते हैं, तो 6 और 20 में से एक माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा 19, 19 का 114। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा किसका, एसआई का। अब क्वेश्चन उसका क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज का दर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट की मेन क्या फंक्शन होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी भी प्रिंसिपल है, जैसे कोई भी धन उधार लेते हैं तो उसमें जो फर्स्ट टाइम का इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, और उसी अमाउंट को हम नेक्स्ट टाइम के लिए क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ये आपकी डेफिनेशन कहती है। अभी मान लो हमारे पास 1 रुपये है और ये कहता है कि 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। भाई दुगना हो गया 15 वर्ष में, है ना। फिर हमारे पास जो ये 2 रुपये हुए, ये 15 साल के बाद क्या होगा, मिश्रधन होगा, लेकिन अगले 15 साल के लिए क्या बनेगा, ये प्रिंसिपल बनेगा। तो 2 से फिर हमने मशीन की तरह वर्क करता है, जैसे 1 से 2 15 साल। अब ये 2 से 4, 2 रुपये के 4 रुपये कर दिया, फिर कितने साल लेगा 15। फिर हमने 4 रुपये डाल दिए, कितने बन गए 8, फिर 15। हमारे पास कितना रुपया था 1, और ये हुआ कितना 8, तो कितने साल लगे 15, 15 30 और 15 45, तो ये आंसर आ जाएगा 45। क्लियर है गाइस, तो इसकी आपको क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर मैं मान लो आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं, कोई धन 5 साल में 3 गुना हो जाता है। 5 साल में कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। तो बताइए 27 गुना कितने साल में होगा। तो और ये है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सीआई। तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 करेंगे, 1 से 3 कितने साल लगेंगे 5। आपका वर्क है कि जितने भी टाइम बोल रहा है तो 3 का 3 गुना कितना होगा 9, कितने साल लगेंगे 5, 9 का क्या होगा 27, फिर से कितने लग जाएंगे 5। तो इस तरह आपका वर्क करता है, 5 दिए 15 साल। एक क्वेश्चन आपके लिए, कोई धन 8 गुना हो जाता है, कितने गुना 8 गुना हो जाता है सीआई की रेट से। कोई धन 8 गुना हो जाता है 6 साल में। 16 गुना कितने साल में होगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है भाई, और जो मैंने आपको सिखाया उसी का यूज होगा। मैंने क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 8 गुना हो जाता है 6 साल में, 16 गुना कितने साल में होगा, तो ये क्वेश्चन आपको बताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं तो 10 आदमी उस फसल को कितने दिनों में काट देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन का देखिए एक बार भाई, मैं जैसे कहता हूं कि 5 मैन जो हैं कैन वर्क इन 10 डेज। भाई 5 आदमी 10 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, तो 2 आदमी कितने समय में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे बचपन में हम लगाते थे इकाई, एक आदमी काम कर सकता है, ज़्यादा दिन लगेंगे भाई, 5 गुना 10 लगेंगे, है ना। तो 5 गुना 10 भाग में क्या आएगा 2, कितने दिन लगेंगे गाइस 25 दिन, ठीक है। और इसी का कई बार आपको कंफ्यूज होने के लिए आए तो वही उस पे भी सेम लगेगा। जैसे ये बोलता है 25 दिनों में काम कर सकते हैं 40 व्यक्ति, ठीक है भाई। तो बताना है आपको 20 दिनों में, कितने दिनों में, 20 दिनों में काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी। फिर से वही काम है, 25 गुणा 40, ठीक है, और अपॉन में 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40। तो ये कितने व्यक्ति चाहिएंगे भाई, 50 व्यक्ति चाहिएंगे। और इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी का उल्टा हो जाता है। जैसे 25 है 20 है, ये हो गया आपका टाइम, और यही काम मेरे को कितने दिनों में करना है 20 में। तो 5:4, तो व्यक्तियों क्या हो जाएगा 4:5। पहले कितने थे 40, 4 की वैल्यू 40 है और 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन तरीके हैं कि जिनसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और अलजेब्रा के क्वेश्चन मान लो आपको अच्छे से करने हैं तो अलजेब्रा के लिए प्रैक्टिस मेन है कि आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला, ये नहीं कि उसका रिजल्ट याद कर लूँ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे भाई x + 1/x है और मान लीजिए a है, तो आपको क्या करना है, और ये पूछ रहा है क्या x³ + 1/x³ पूछ रहा है। तो x³ + 1/x³ हमें केवल जैसे हम क्यूब करते हैं तो उसमें प्राप्त होता है। तो क्यूबिंग बोथ साइड करिए, x³ + 1/x³ a³ + b³ + 3ab × a + b। और जो काम आप लेफ्ट साइड में कर रहे हो वही आपको क्या करना है राइट साइड में। यदि क्यूबिंग कर रहे हो तो दोनों तरफ क्यूबिंग होगा। अब मेरे को केवल ये चाहिए, अब मेरा ये कट जाएगा और मेरे को पता है कि x + 1/x की जगह क्या गिवन है, a गिवन है। तो मैं इसके प्लेस पर a रख सकता हूँ, x³ + 1/x³ + 3a × a³। तो x³ + 1/x³ a³ - 3a। तो मेरे को रिजल्ट मिल गया भाई, जो भी वैल्यू होगी उसका 3 गुना, उसका क्यूब, और उसी का 3 टाइम्स हमें क्या करना, माइनस करना। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें क्या गिवन है, x + 1/x की जगह 5 गिवन है, तो हम क्या करेंगे x + 1/x = है 5। तो हम क्या करेंगे x³ + 1/x³, इसका क्यूब करिएगा इस एक बार। 5 का क्यूब क्या हो गया 125, और इसी का 3 गुना क्या होगा 5 गुणा में 3, 125 - 15, क्या आंसर आएगा गाइज 110। अब इनके प्रैक्टिस करके जानिए। जैसे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लीजिए x + 1/x आपको दे रखा है √7, ठीक है भाई, और वो आपसे परीक्षा में पूछ ले x³ + 1/x³ क्या होगा। तो आपने पता है क्या, इसका क्यूब करना है। इसका क्यूब मतलब √7 का क्यूब और इसका 3 गुना माइनस करना है। तो √7 का क्यूब का मतलब है √7 × √7 × √7, यानी 2 बार के लिए तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो 7√7 - 3√7, तो आंसर कितना आएगा 4√7, ठीक है भाई। अब मान लीजिए √10 दे दे आपको, x + 1/x क्या है √10, तो x³ + 1/x³ क्या होगा, देखो अब इसमें पेन कॉपी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 √10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 2 का 2 बन जाएगा 10,
10√10 माइनस इसी का 3 गुना यानी 3√10। तो 10√10 में से 3√10 जाएगा तो 7√10 आंसर आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है आपका 2 7 24 77 2 3 8, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे जैसे हमारा आंसर 5 का है, फिर आगे अब जैसे इनमें रिलेशन क्या है, कई बार हम जैसे स्केयर का देखते हैं, क्यूब का देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब। अब जैसे 77 में क्या है कि दिक्कत आएगी, तो इसलिए क्या है इनका रिलेशन देखते हैं। तो भाई इनका रिलेशन है जैसे 3 टाइम मल्टीप्लाई प्लस 1, 3 टाइम मल्टीप्लाई प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू में 3 प्लस 3, फिर यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई 3 जैसे 24 गुना में 3 और प्लस 5, ये भी बढ़ा रहा है 1 3 5, ठीक है। और इसी तरह 77 इंटू 3 करें 3 7 21 231 और प्लस में क्या कर रहा है 7 यानी 238। अब आपको ये पता है कि इसका जो 238 का 3 गुना होगा फिर उसमें 9 प्लस होगा, तो 238 गुणा में क्या आएगा 9 9 है 72, 9 दूनी 9 3 27 और 7 34, ये सॉरी 3 से करना था, 3 से करिए 3 8 24, 3 3 और 2 11, 714। 714 में अब हमें क्या करना पड़ेगा 9 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जुड़ा था 7, तो आंसर आएगा 723। तो 723 हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा भाई। और कई बार जैसे आपको अगर स्ट्राइक ना करे एग्जाम में तो इन क्वेश्चनों को बाद में करना है, इनके ऊपर जैसे सर्कल लगा दीजिए। कभी भी कोई भी जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन था ये, अगर ये अटक जाता है तो आपका एक बार कई बार माइंड में स्ट्राइक हो गया तो जल्दी हो जाता है, नहीं हुआ तो देर लग जाती है। ये क्वेश्चन है 8 2√8 ठीक है भाई, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे x, और दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्केयर इजकल टू, और इसको जैसे ये पहले 2√8 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे √8 प्लस 2√8, मतलब एक सिक्वेंस चल रही है, जैसे एक समुद्र में से लोटा निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया। तो ये बनेगा, अभी स्केयर नहीं कर रहा मैं, अब स्केयर करेंगे तो ये हट जाएगा, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 8 प्लस 2x, एक्स स्केयर माइनस 8 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो क्या हो -8 हो, और सम कब लिखते हैं माइनस का, जब रूट का सम क्या हो प्लस का आया हो तब माइनस लिखते हैं। तो इसके ऐसे फैक्टर बनेंगे, एक तो प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा, जिसमें से बड़ा नंबर क्या होगा प्लस का, छोटा नंबर क्या होगा माइनस का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है, अगर आपको अभी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाई विकास बंसल सर से देख सकते हो। तो यहाँ पे 4 और -2 का जो होगा वो आपका आंसर, यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनका सम क्या आएगा प्लस आएगा, तो इसलिए आप इस पे क्या कर सकते हो 4, इसका आंसर आपका क्या आएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्केयर के साइड में 50% इंक्रीज कर दिया जाए, मान लीजिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि लेंथ रेक्टेंगल का देख लीजिए एक बार भाई, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है L/B होता है, और जो स्केयर का होता है वो होता है ए स्केयर, यानी साइड का स्केयर होता है। मान लीजिए मैं कहूँ आयत की रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसमें 20% इंक्रीज, और ब्रेड्थ है
इसमें 10% डिक्रीज। तो जो वो एग्जामिनर कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 100 मान लेंगे, 100 पे पहले 20 बढ़ाएंगे भाई, कितना हो गया 120। अब 10% क्या कर देंगे कम, और इसका 10% क्या होगा 12। जब ये 10% है 20% है, इनकी जो प्रैक्टिस करवाएंगे तो पहले एरिया कितना था 100, अब कितना हो गया 108, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 8%। अगर मान लो बात कर रहा है स्क्वायर की, सर्कल की, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन सभी ये सारे के सारे जो है ना क्वेश्चन सेम बनेंगे। अब सेम कैसे बनेंगे भाई, अब मान लीजिए मैं कह दूं कि सर्कल की जो रेडियस है वो 20% इंक्रीज कर दी जाती है। अब इसमें साइड तो अलग अलग है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी काम इंक्रीज या डिक्रीज करने का वो कितने बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे। 100 पे पहले 20 बढ़ाएंगे 120, फिर इसका 20% क्या होगा, देखिए गाइस 10% होता है 12, तो 20% क्या होगा 24। तो एरिया पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 144। एक बात और ध्यान रखनी है, आपको ये पूछ सकता है कि एरिया कितना हो गया, तब तो आंसर आएगा 144, और यदि बोलता है कि प्रभाव क्या हुआ तब आंसर आएगा 44। ठीक है भाई। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि 50% इंक्रीज, 50% क्या होता है, हाफ ऑफ एनी नंबर, किसी भी संख्या का आधा होता है। जैसे 100 है, 100 पे पहले 50 बढ़ाएंगे, कितना हो गया 150, फिर इसका 50% क्या होगा, इसका आधा 150 का। तो हमारा जो एरिया 225 था कितना 100, तो कितना बढ़ा 125। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ये तो बहुत ही आसान है, किसी वस्तु को 72,000 में सेल करने पर 20% का प्रॉफिट होता है। अब कई 20% के प्रॉफिट के लिए जैसे CPSP लिखवा देते हैं 5-6 भाई। अब क्या होता है कि बात वही है, और लेकिन इसमें आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये हर क्वेश्चन में कि जो वैल्यू देता है जैसे रुपीज़ में या किलोमीटर में या सेंटीमीटर में, ये है किसकी, बस इतना सा आपको मालूम होना चाहिए कि है किसकी। अब ये मान लो एक बात बताइए, मैं कोई भी वस्तु 100% में लाता हूँ, ये हो गया CP आपका सेलिंग प्राइस, और ये आफ्टर प्रॉफिट लेना है इसका 20%। तो भैया मैं कितने में सेल करूँगा 120%, कितने में सेल करूँगा 120 में। अब बस आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना देखना है कि मेरे पास CP की वैल्यू है, प्रॉफिट की है या सेलिंग प्राइस की है। अब मैंने कहा कि 72,000 सेलिंग प्राइस है और मेरे नाम का सेलिंग प्राइस कितना है 120, और एग्जामिनर की वैल्यू हमेशा ऊपर रखिएगा रुपीज़ के केस में। तो 72,000 डिवाइडेड बाय में 120, और उसने पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन है आपका फंक्शन कि सीखने को तो सीख जाओगे, सीखते हुए भी गलत करना, ये मेन है कि आप सीखते हुए आपको आता था फिर भी आपने गलत कर दिया, तो इन चीज़ों से बचना है। 70,000 की वैल्यू जो है 120 के इक्वल होगी, इनटू में क्या कर देंगे 100, 0 से 0, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा बच्चों 60,000 आएगा। ठीक है। मान लो क्वेश्चन में कोई भी आपको तरीका नहीं आता तो ऑप्शन से ले लो ना, जैसे पहला ही ऑप्शन है 60,000, खरीद दिया आपने 60,000 में, इसके ऊपर 20% प्रॉफिट ले लो, इसका 10% 6,000 है, तो 20% क्या होगा 12,000। तो कितने में आप खरीद सकते हो, कितने में सेल करोगे आफ्टर 20% प्रॉफिट, 72,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही है, ये पूछ रखा है टर्म 8, 13, 21, 5 का है, फिर 8 का है, फिर 11 का है। जैसे 8, 13, मैं आपको इसमें जब हम कोर्स करेंगे एस्टेट के लिए तो उसमें हम करेंगे, आपको स्क्रीनिंग है जो भी है उसमें मैं आपको रीजनिंग भी साथ में करवाएंगे। ठीक है। 8, 13, 21, 32, 47, ताकि आपका जब भी स्क्रीनिंग का है या एस्टेट का है तो वो आपका कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको देखना होता है डिफरेंस। देखिए स्क्वायर क्यूब तो आपको वैसे नज़र आ जाएंगे, 5 का, फिर कितने का है 8 का, फिर कितने का है 11 का। देखो भाई
5 3 8 3 11, आगे 14 का होना चाहिए, है ना। तो अब ये 14 का तो नहीं बना। हाँ, ये पूछा यही है भाई कि आपकी रोंग श्रृंखला कौन सी है। तो 32 और 14 कितना हो जाता है, 46। तो इसमें जो आंसर गलत है वो कितना है, 47। वैसे जिसको मैथ आता है उसकी रीजनिंग तो अपने आप ही क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जेड, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 64। तो हमें ये बताना भाई, अपॉन में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इजकल टू -2, और एक्स प्लस वाई इजकल टू 3z दिया है, तो जेड का मान बताना है। जब भी आप परीक्षा में बैठे होते हैं तो कई बार आपका मन करता है कि मैं इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पुटिंग कर लूँ, एक्स वाई जेड का वैल्यू पुटिंग कर लूँ। लेकिन जहाँ तक आपको आता है एक बार ट्राई करिए, वो 1 से 1.5 मिनट लग जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको कम समय लगता है। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि मैं एक बार इसको ओपन कर लूँ, और इसका भी यूज़ होगा एक्स प्लस वाई इजकल टू 3z। जब भी क्वेश्चन करने बैठे तो एक बार ध्यान रखिए कि इनका यूज़ होना है। कई बार हम इनको अंडरस्टिमेट करते पढ़ते नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो इसका सबका यूज़ करना है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन करते हैं हम, एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 64 अपॉन में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप ट्राई करें कि इसको वहाँ पे ले जाएं। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस 64 इजकल टू आ जाएगा -2, इसके साथ गुना होगा -2 एक्स वाई प्लस का 2 वाई जेड प्लस का 2 जेड एक्स वाई। एक बार आपको जैसे अगर मान लो परीक्षा में बैठे हो तो एक बार थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इजकल टू वैल्यू आ जाएगी -2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स प्लस 64। ठीक है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, जब भी आपको ये देखे एक बार तो ये कोशिश किया करो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर खोलने की कोशिश किया करो, ठीक है भाई। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये होता है भाई, ब्रैकेट में मैंने 2 ओपन था वो खोल दिया, ठीक है। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह मैं ये रख सकता हूँ भाई, ये वैल्यू है मेरे पास। तो इसमें जो अगर इसकी जगह पे ये रखूँगा तो ये -2xy तो कैंसिल ही हो गया। अब ये 2yz था ना, तो ये 2yz और 2yz क्या हो जाएगा, 4yz हो जाएगा। तो हो जाएगा 4yz, और ये प्लस 2, ये भी 4 हो जाएगा 4zx, और ये 64 का 64 क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। इसमें मैंने क्या किया, एक्स के प्लस वाई के, ये तो हमारा हो गया यहाँ तक। फिर मैंने क्या खोला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर खोल लिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई की जगह आपको 3z रख सकते हो, या 3z इसकी जगह पे यदि आप 3z रखोगे तो 3z और ये 4z का स्क्वायर क्या होगा, 16z स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें से यदि आप 4 कॉमन लोगे, 4 भी ले लो कॉमन और z भी, तो अंदर बचेगा z प्लस एक्स। इनको आपने स्टेप ने खाना होता है भाई। मान लो x प्लस वाई लिख के करोगे क्या, जब x प्लस वाई की जगह आपको टोटल किस में लानी है, z में, क्योंकि z का मान पूछ रखा है। तो z का जो वैल्यू है वो कैसे आ सकती है कि हम इसको z की फॉर्म में ले आए। ये समझ रहे हो मैंने क्या किया, इसमें से 4 कॉमन ले लिया और z कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x प्लस वाई। ठीक है भाई, तो ये हो गया 12z स्क्वायर प्लस 64। तो ये 12z स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो क्या बचेगा 4z² इजकल टू 64। z² की वैल्यू आ जाएगी 16, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये क्वेश्चन भाई ऐसे था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आपने जैसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो ये देखना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है, किस तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है कि दो तरह के हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो 4/10 प्लस 4/1000 माइनस 4/100 प्लस 4/10,000। तो आपको इसमें क्या करना है, बड़ा ही सिंपल लेना। सबसे पहले क्या करना है, एक सबसे बड़ी संख्या जो है नीचे अगर 0 0 में है तो सबसे बड़ी संख्या एलसीएम मान लीजिए। सबसे बड़ी संख्या इसमें 10,000 है, ठीक है भाई। यहाँ एक जीरो कटेगी तो कितने जीरो बचेंगी, 3 जीरो। तो 3 जीरो लगा दीजिए इसके साथ, 4000। अब इसके अंदर 3 जीरो कट जाएंगे तो एक जीरो बचेगी, तो इसके साथ एक जीरो वही लगा दीजिए। अब इसके साथ 2 है तो ये माइनस। ध्यान रखना इसमें क्या था ट्रिक कि मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं होता कि प्लस करना है कि माइनस करना है। तो ये ध्यान रखना आपको 400, और ये क्या आ जाएगा 4। अब 4000 ये 40 या ये लगा लो 4000 में से पहले 400 माइनस कर लो, 3600 3644 3644 भाग में क्या आ गया 10,000। भाई इतना मान लो, मेरे को कोई भी ट्रिक नहीं लगानी। अगर मेरा क्वेश्चन सिंपली हो रहा है तो मेरे को क्या ज़रूरत है। अगर मैं ज़्यादा ये सोचूंगा कि किस तरीके से करूं किस तरीके से ना करूं, उससे अच्छा है कि जौन सा भी मेथड आपको आता है उससे हमेशा देर कम लगेगी, है ना भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 99998 अपॉन में 99 इंटू में 99। भाई कोई भी ट्रिक नहीं सीखनी है, जो आता है बिल्कुल अभ्यास से आएगा आपको, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जब भी मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, 5 से ही 2/3 है, गुणा में कुछ भी है 3। तो मेरे को पता है कि अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो बाद में तो 3 कटना ही है ना। तो इसी तरह इसमें 99 भी कटना ही है बाद में। तो मेरा क्या हो रहा है, 999 की गुणा किससे होगी, 999 से, और प्लस में क्या आएगा 98। देखो भाई इसको मैंने खोलने का तरीका, ये मल्टीप्लाई होता है ये प्लस होता है। अपोन में क्या आएगा 99, इनटू में क्या आएगा 99। देखो ये ऐसे अलग आएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अब मेरे को इनका मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना चाहिए, 999 को 100 माइनस 1 से, ठीक है, प्लस 98। भाई 99 ये तो है, तो 999 के पीछे कितनी जीरो लगेगी, 2 माइनस ये 1000 आएगा गाइज। एक ही बात है, क्या करना था, 99 1000 माइनस 1, ठीक है भाई। तो ये क्या आएगा, 99 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3, माइनस 99 प्लस 98। तो यहाँ पे -1 आएगा ना। तो इसमें से 99,000 में से हमें क्या माइनस करना, 1। तो 98,999 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या मांगते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है। आपने कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक किया तो उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो मेरे को पता है कि आप कर क्या आओगे, लेकिन उसमें 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है दोबारा से, क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। तो हमने इसको जैसे 1000 इसको लिख सकते हैं, 99
999 को 1000 माइनस 1 इंटू 99 प्लस 98, ठीक है भाई। ये आ जाएगा आपका 99,000 माइनस 99 प्लस 98, यानी इनको सोल्व करेंगे तो -1 आएगा। -1 करना है 99,000 में से, अगर इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आए 98,000 पूरा बचेगा, और 1000 में से 1 और माइनस हो जाएगा तो 98,999। नेक्स्ट आप कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है जैसे सिंप्लीफिकेशन का, तो ये हमारा जैसे एक फॉर्म, जैसे a प्लस बी का a की 3 प्लस b की 3 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी सेम का सेम आएगा। मतलब जैसे आप इसको थोड़ा याद रखने का टेक्निक बता रहा हूँ, a प्लस बी, एक बार अंदर क्या आ जाएगा माइनस आएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में प्लस बी स्क्वायर। और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी आप जैसे क्या होगा, एक बार ये सेम का सेम आएगा a माइनस बी, और अंदर सारा का सारा क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन करने तो इनको हमेशा ए बी के फॉर्म में रखिए। जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या लिखोगे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखिए a को मैंने क्या माना 2.75 माना, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, ये आपका a है, ये आपका b है, तो ए बी और ये आपका b स्क्वायर है। तो लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी। अब वापस वैल्यू रख दो, जरूरी थोड़ी है कि हम इसमें टाइम वेस्ट करें, तो या माइंड में भी सोच सकते थे इसको, तो a की जगह क्या रखेंगे 2.75 माइनस b की जगह क्या रखेंगे 2.25, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0.5। देखिए अभी तक 2022 का तो बड़ा ही सिंपल था, ठीक है। तो आप इस तरीके से करते हो तो आपको बिल्कुल भी जो है ना थोड़ा सा देखो तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। ये है हमारा जैसे फ्रैक्शन का, किसका है भाई, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का जैसे मैं आपको एक कंपैरिजन करना सिखाते हैं, तो बहुत सारे इसके देखिए 2/9 और यहाँ पे है 4/7, 4/7 या 4/11 कर लो, ठीक है भाई। तो इनमें हमें जब भी एक छोटा बड़ा बताना है, ठीक है, तो इसमें आप जब भी आगे से क्वेश्चन आएगा तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा भी कन्फ्यूज होकर काम नहीं करना। जैसे 11 दूनी ये ऊपर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 दूनी 22, 9 चुके क्या आएगा 36। अब क्या कहते हैं, जिसके ऊपर बड़ा आया वो बड़ी संख्या हो जाएगी, और जिसके ऊपर छोटा आया वो क्या हो जाएगी छोटी संख्या। अब मेरे को सबसे पहले तो इनके बारे में क्लियर होना चाहिए भाई, आरोही क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग, और अवरोही क्या होता है। आरोही होता है बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, और जो अवरोही क्रम होता है वो होता है जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था भाई 4 हैं तो इसमें भी 4 हैं, उतरते यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है भाई। तो अब क्या होगा कि जो बढ़ते क्रम में है ना, सबसे पहले हमारी संख्या जो आएगी वो छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब देखो मैं इसमें है ना कुछ भी नहीं लगा रहा, वैसे तो मेरे को पता है कि अगर सेम डिफरेंस हो ना 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ही लाइन में हो 13/14 और 14/15, है ना भाई। तो इसमें ये अपने आप ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी, कोई डिफरेंस उसी लाइन में आ रहा हो, डिफरेंस कितने का 1 का, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ठीक है भाई, चलो मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हें पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, अब ये ऑप्शन देखिए 4 8 32, 5 7 35, ठीक है, ये पहली जो है ना इससे छोटी हो गई, ठीक है। अब 7 7 जा क्या होगा 49, और 4 8 जा क्या होगा 60। अब ये जो दूसरी संख्या इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए,
मतलब क्या होता है, ये संख्या इससे छोटी, ये संख्या इससे छोटी और ये संख्या इससे छोटी, यानी ये सबसे बड़ी होगी। ठीक, तो ये पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो 5 सत्ते 35, मन में कर सकते हो, मैं तो लिख रहा हूँ तुम्हें समझाने के लिए। जैसे ये कितना आएगा 36, अब ये क्या आएगा 48 और ये कितना आएगा 49, ये 48 और ये क्या आएगा 49। अब तक तो सही चल रहा है। अब ये 5 सत्ते क्या हो जाएगा भैया 35 और 8 सौ के क्या होगा 32। तो ये सुटेबल नहीं हुआ, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया यहाँ पे गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए 4 छके 24, पंजू पंजू 25, बिल्कुल सही है, ये 24 है, ये 25 है। ये 5 सत्ते 35, 6 6 36, ये भी सही है क्योंकि ये 35 है और ये क्या है 36। अब ये देखो 6 48, सतु सतु 49, ये 49 है 48 है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका जो है ना वो बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट। इनको कभी भी भाग देने की गलती मत करिएगा, ठीक है भाई। वैसे तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे अगर मान लो अंश को, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को इक्वल करके भी हम कर सकते हैं, है ना। जैसे भाई 3/4 है और 2/5 है, हम क्या करेंगे 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 4 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई। अब ये क्या आ गया 15/20 और ये क्या आ गया 8/20। अब एक बात बताइए, मान लीजिए 2 लीटर की पेप्सी है, उसमें 4 बंदों ने स्कीम बनाई कि 4 बंदे पीते हैं। अब 5वां बी फ्रेंड आ जाता है, अब थोड़ी कम आई, फिर छठा को देखा, छठा दोस्त भी आ गया तो उसको देखा तो फिर और कम हो गई, 7वां। इस तरह देखिए जो हमारा, अगर मान लो कोई चीज़ है, एक तो 15 चीज़ जो है 20 बंदों में बटे, और एक कोई चीज़ 8/20 बंदों में, तो ये ज़्यादा वैल्यू होगी ना। 15 कोई 15 वस्तु है और वो 20 बंदों में बटे, एक 8 ही चीज़ और वो 20 बंदों में बटे, तो इसलिए हम कई बार नोमिनेटर डिनोमिनेटर को भी इक्वल करके क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का जो डायगोनल है वो है आपका 8 सेंटीमीटर। डायगोनल जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि उसकी एक भुजा और उसके डायगोनल के बीच जो एंगल है वो आपका कितना है 30 डिग्री। उसका आपको क्या बताना है, एरिया बताना है भाई। अगर मान लीजिए 30 ये मान लिया हमने, ठीक है भाई, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा 60 हो, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो प्रत्येक कोण होता है एवरी एंगल इज 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम इसके ऊपर मान लीजिए वो लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो 8, ये जो 90 60 वाली लाइन होती है डायगोनल है हमेशा इसका डबल होके आता है, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जो परपेंडिकुलर होता है यानी 90 30 वाला लाइन, वो हमेशा इसको √3 से मल्टीप्लाई करने पर आती है, तो क्या आ जाएगा ये 4√3। मेरा कहने का मतलब मैं आपको एक बार और करा देता हूँ ये, वैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। मान लीजिए 60 है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्री। तो कभी भी ये केस हमारे सामने हो, अगर ये मान लो 50 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी 25 इसका आधा होती है, और ये 25√90 30 वाली लाइन क्या आती है 25√3 होके आती है। कैसे, एक और देख लीजिए, मान लो ये 8 है, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है 90 60 डिग्री, ये 8 है, तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या होगा डबल होगा, यानी कितना होगा 16 हो जाएगा। और ये जो 90 30 वाली लाइन है ये क्या होगी 8√3। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें एरिया के लिए क्या चाहिए थी, साइड चाहिए थी, तो हमें क्या मिल गई है, तो 4 × 4√3, तो आंसर क्या आएगा 16√3, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, किसी आयत की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल, यानी किसी के लेंथ और एरिया का जो पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है 5:16। ठीक है भाई।
अब जब मैं आपको ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आपको ये समझना होगा कि जैसे ही पेरीमीटर आता है तो उसका एक ही मतलब मैं हमेशा स्टूडेंट को करते वक्त सिखाता हूँ। भाई मान लो ये 10 है, ये 6 है, अगर पेरीमीटर निकालना हो तो 2 × L + B होता है भाई, ठीक है। मतलब सारी जितनी साइड्स हैं आपका उनका सम होता है। ये जैसे 10 होती है, ये भी 6 होती है, तो L होती है, B होती है, तो L 2 बार L आएगी, 2 बार B आएगी, 2 कॉमन आ जाएगा L + B। इन दोनों को एडिशन करके डबल करेंगे ना तो हमारा पेरीमीटर आता है। अगर हम दो पेरीमीटर कब आता है, लंबाई और चौड़ाई के सम को अगर हम डबल कर दें तो हमारा क्या आता है, पेरीमीटर। यदि हम पेरीमीटर को कैसे आया होगा, 2 से गुणा करने पर 2 से वापस भाग करिए। जैसे ही 2 से भाग करेंगे हम, मान लीजिए 32 है, जैसे ही आधा करेंगे तो क्या आएगा, 16, तो ये आ जाएगा आपका पेरीमीटर। इसी तरह पेरीमीटर यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो जैसे आप 16 का आधा करोगे तो पेरीमीटर कितना आएगा, 8। पेरीमीटर होता क्या है, लंबाई चौड़ाई का योग होता है। कितना है, 8 है, जिसमें से लंबाई कितनी है, 5, तो चौड़ाई कितनी बची है आपकी, 3 बची। और उसने पूछा क्या हमसे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, क्या आंसर आएगा भाई, 5:3 आ जाएगा। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मान लो 2022 में ये एग्जाम हुआ था भाई, और जिसने एग्जाम दिया अगर उसका क्लियर नहीं हुआ है तो बहुत ही दुखनीय विषय है कि इससे अगर आपको ये मैथ नहीं आता तो आपको भी तो पढ़ाना है गाइस, ठीक है। तो ये था भाई 0.9 बार 0.09 और 0.09, ये क्लियर है भाई। तो इसका मतलब क्या होता, पहले एक बार मतलब समझ। जैसे हम 1/3 लिखते हैं और हम लिखते रहते हैं पॉइंट, फिर 3 3 9, फिर 1 0 3, फिर 3 3 9, ऐसे कैसे कर। अब तुम इसके ऊपर रिपीटेशन 0.3 बार का यूज करते हो, यानी पुनरावृत्ति है इसका। और जैसे कि अब मान लो जी इसको बोल रखा उसने, ठीक है, तो ये 0.9 क्या है, तो इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं बहुत सारे, लेकिन हम इनको इक्वल ले लेंगे। तो भाई कंपैरिजन जब भी करना हो ना तो इनके डेसिमल जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी हमें कोई भी चीज़ कंपेयर करनी है तो इक्वल होने चाहिए वो, यानी उसके डेसिमल पार्ट 0.90 और उसमें लगाएंगे तो मैंने कहा कि रिपीटिशन हो रहा है तो 0.99, उसमें वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को पता है कि आगे 0.9 आना है, तो इसलिए इसको हमने तो 2 ही डेसिमल तक रखना था, ठीक है भाई। और ये था आपका 0. इसमें गलती हो गई एक भाई, ये जो है 0.09 के ऊपर बार है केवल, क्लियर है। और वैसे तो सही लिखा है जैसे 9 फिर आएगा, लेकिन हमें करना नहीं है ना इसका, तो हमें 0.09। अब उसका मतलब क्या है, ठीक है, 0.9999 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इनमें हमें बताना है सबसे बड़ा। आपको देख रहा होगा ऑटोमेटिकली, यदि हम इनकी डेसिमल हटा दें, इनकी डेसिमल हटा दें तो भाई तो 99 जो है आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इनमें ग्रेटर हो जाएगा। अब ये बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा क्या है। √20 और √20, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा भाई, ये 2 लगातार संख्याओं की गणना होती, जैसे 5 और 4, और ये अगर प्लस का है तो बड़ा नंबर और ये माइनस का है तो छोटा नंबर। चलो इससे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए 56
56। तो यहाँ जो है ये दो लगातार किन संख्या गुणा है 7 और 8। तो इनमें बड़ा नंबर कौन है सर 8, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगर ये सर माइनस का होता मान लीजिए सर, ठीक है, अगर ये माइनस का तो फिर सर क्या आंसर आता 7। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर से 20 √20 इसका आंसर क्या होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है √5 प्लस √5 इसका आंसर आपको बताना है भाई। अब √5 तो इसका देखिए ये मैं इसको आपको करवा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा देता हूँ मैं आपको। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लीजिए 12 है, √12 है, तो आप इसका आंसर आई थिंक क्या कहोगे 4 कहोगे। अब देखो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर करा देता हूँ। इसमें आपको क्या कब आता है ये √4a + 1, √4a + 1। अब आगे मैं लिख रहा हूँ इस रूट के अलावा +-1, क्या लिख रहा हूँ +-1 अपॉन में 2, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 2। अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर ये प्लस माइनस का है। प्लस कब आएगा जब ऊपर प्लस होगा, और माइनस कब आएगा जब नीचे माइनस होगा। तो क्या करना है 12 चौक, अब इसमें एक ही वैल्यू यानी 12 रखिए, 12 चौके 48 +1 +1 भाग में क्या आएगा 2, 48 और 1 49 7 +1 8 भाग में 2, कितना आंसर आएगा 4 आंसर आएगा। ठीक है भाई। अब मान लो आपके परीक्षा में आ जाए √5 प्लस √5, तो आप इस केस में क्या करोगे। अब तो ये लगातार संख्याओं की गुणा है नहीं, तो मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला लगाना है 4a + 1 ±1 भाग में क्या आएगा 2। तो 5 एक ही जगह 5 रखे, 5 चौके 20 और 1 21, तो √21 ये परीक्षा एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। √21 प्लस का 1 लिखना है और डिवाइडेड बाय में क्या लिखना है 2। तो कमेंट बॉक्स में आपको क्या बताना है गाइज, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है √7 प्लस √7 का मान बताना भाई। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x + y = है a + b और ax - by = है a² - b²। ठीक है भाई। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो एक बार देखिए गाइज, यहाँ पे a है और उसकी जगह फिर a² आ रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना है, x और a आपस में क्या होने हैं इक्वल होने हैं। और यहाँ पे जैसे b² आया तो यहाँ पे y जो है b के इक्वल होगा। ठीक है भाई, तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं करना कुछ भी। तो x = a कहाँ पे है यहाँ पे, और y = b है, तो इसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन से पुटिंग वैल्यू से ऐसे होता है। नेक्स्ट है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx + 3 के 2 रूट इक्वल है, 2 रूट इक्वल है। अगर आपके रूट इक्वल हो, रूट क्या हो इक्वल हो, तो आपका एक ही फॉर्म होता है b² - 4ac, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है। ठीक है, यानी b ± b² - 4ac, ये हमारा रूट निकालने का तरीका होता है 2a। ठीक है भाई, तो इसमें अगर मान लो ये b² - 4ac अगर 0 से ग्रेटर हुआ, यानी d जो है
वो ग्रेटर हुआ 0 से। यहाँ पे प्लस एक रूट के लिए आएगा, दूसरे रूट के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा। तो रूट क्या होंगे, अलग अलग होंगे और रियल होंगे, ठीक है भाई। और यदि ये डी जो है वो लेस देन 0 हुआ तो ये नेगेटिव में आएगा, यानी आइटा की फॉर्म में आ जाएगा भाई। मान लो 15 ही आ गया, तो रूट नेगेटिव में है तो आइटा की फॉर्म में है, तो उसको कहेंगे हम इमेजिनरी पार्ट। यदि जो b² - 4ac का वैल्यू जो है वो 0 से कम हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे रूट क्या होंगे, अनइक्वल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर मान लो अलग अलग प्लस माइनस वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। और यदि d = हुआ 0 के, अब ये मान लीजिए आपका ये सारा 0 हो गया है ना, 0 प्लस करो माइनस करो, तो आपके रूट क्या होंगे, अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, b/2a हो जाएगा, b/2a आएंगे दोनों। अब b/2 आ जाएगा तो रूट क्या हुए, इक्वल हुए और रियल हुए, ठीक है। ये अपने कॉन्सेप्ट कर लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे रूट आपके इक्वल है, यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो k है और a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू क्या है 3। तो b² क्या लिखूंगा मैं, k², क्या लिखूंगा भाई, k²। -4 a की जगह क्या है 2 है और c की जगह क्या है 3 है, और इक्वल टू b² - 4ac क्या रख देंगे 0। तो k² की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8, 8 से 24, तो k की वैल्यू आ जाएगी ±√24। अब k की वैल्यू क्या आएगी भाई, इसका 4 इसमें से बाहर निकाल लीजिए, 4 का 2 आ जाएगा 2 बाहर और अंदर क्या बचेगा 6 ±2√6। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी का औसत जो है m है, a + ab + bc + ca = क्या हो 0 हो, तो a² + b² + c² का वैल्यू। जब आपने मान लीजिए परीक्षा दी होगी तो उस केस में आप यदि पुटिंग वैल्यू में जाओगे तो आपको क्या लग सकता है, समय लग सकता है। तो इसको बिल्कुल एक बार बेसिक से खोलने का प्रयास करिए कि ए बी सी का औसत क्या है, m है। तो हम क्या लिखेंगे, a + b + c भाग में क्या 3 और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, m दे रखी है। ये बात समझ में आ गई। मेरे से पूछ क्या रखा है, ये दे रखा है मेरे को, ये भी मेरे को पता है a + b + c के होल स्क्वायर में यूज होता है, a² b² भी मेरे को वहीं से मिल